करो, बातें करते हैं सब्सक्राइब यार। करो यार। पहली बार मैंने कसम से पूरी बात पहली बार किसी को बताई है, 50 मिनट की वीडियो है, पहली बार भूख भी लगी मुझे जबरदस्ती की। आप सब्सक्राइब करो तो मैं खाना खाने जाऊंगा। हाँ, बीजेपी के उस वक्त प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, मेरे पास कॉल आया। मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, मैं जानता नहीं था संबित पात्रा जी को। जैसे ही मैंने रेंट पे लेकर वो काम चालू किया, हाँ, 20,000 रुपये किराया, हाँ, और साल लॉकडाउन आ गया। हाँ, अब लॉकडाउन किराया कैसे भरे, अपने पास तो 1 रुपया ही नहीं। मतलब घर वाले आस लगा के बैठे, तुम सेलिब्रिटी हो, पैसे लेकर आओगे, और तुम्हारे पास एक फुटी कोड़ी नहीं, 400 रुपये जेब में, शाला घर वाले घर पे जाओगे कैसे अभी, बस भी नहीं है तुम्हारी। एक दिन मेरे पास कॉल आया जयपुर से, हाँ, परमेंद्र बेरा बोल रहा हूँ। अच्छा, परमेंद्र बेरा का तो मुझे लगा कोई पंजाब का आदमी। हाँ, बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हाँ, आपको जी स्टूडियो में हम गवाना चाहते हैं। जी का नाम सुन के नहीं तो बड़ा खुश हो गया, मेरा जी खुश हो गया। हाँ, ट्रेन में बैठ के आया वहाँ पे, अच्छा, और ट्रेन में कैसे, टिकट थी नहीं, मैं बाथरूम के पास अकबर बिछा के सोया। घर वाले कह रहे पढ़ाई कर, कॉलेज जा। हाँ, ऐसा पढ़ाई में अपनी कोई रुचि नहीं मेरी, अच्छा, सही कहो ना, मेरी कोई रुचि नहीं। आज कम से कम 2,000-3,000 लोग बैठते हैं, इतने लोग खुश हुए, सबने वाह वाह की। मैंने कहा यार संगीत में इतना कुछ होता है क्या? इतने लोग आपके प्रशंसक, इतने चाहने वाले, इतना प्यार, आशीर्वाद। आपने माइक फेंका था मंच पे, बहुत मस्त फेंका था। नहीं, वो माइक मैंने फेंका नहीं था, मैं फेमस बहुत ज्यादा हो गया, अच्छा, पर पैसा मेरे पास 1 टक्का ही नहीं। अभी तक तो आपका वो वाला अवतार था, पॉलिटिशियन कम म्यूजिशियन। अब आपका बिल्कुल दोस्त वाला है। आप मेरे से छोटे हैं या बड़े पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ बता दो आप। मेरी 4 अक्टूबर 96। 96 है, मेरी 98 है, तो मेरे बड़े भाई है मेरे साथ, छोट सा। तो स्वागत है सबसे पहले तो आपका पॉडकास्ट में। कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि आपको पकड़ें, आज पकड़ में आ गया। आज पकड़ में आ गए। किसी विधि से आए और पकड़ में आ गए हैं। बढ़िया। और इधर उधर से मैं भी जुगाड़ लग रहा था, कभी परमेन साहब से बोल रहा था, पर ये बोल रहे थे कि उछल कूद करने वाले आदमी हैं मंचों पे, इनको 1 घंटा पता नहीं बैठ पाएंगे ही नहीं पाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बातें करने आज फ्री भी हैं। कल से जागरण, वैसे आज जागरण नहीं है, कल से जागरण चालू है, तो कल से फिर आगे 30 तारीख तक बुक है, बाकी आज की रात फ्री है। अच्छा, और दिन में जागने का क्या सिस्टम रहता है? रात में तो फुल नाइट रहता ही आपका प्रोग्राम। दिन में जागने का कोई शेड्यूल नहीं है हमारा। रात्रि जैसे ही जागरण शुरू पूरी हुई, सो गए, हाँ, कोई खाने का होश नहीं, कुछ नहीं। कभी 2 बज जाती है, कभी 3 बज जाती है, कभी 5-6 बज जाती है, तब नींद खुलती है, थोड़ा बहुत खा खवा के वापस मंच पे बैठ जाते हैं। अच्छा, तो 2 छोटू सिंह रावण है क्या? एक तो मंच वाला और वो जो एकदम सापा पहन के बढ़िया हाँ, से, ये दोनों अलग है, दोनों अलग ये अलग है। दोनों अलग है। छोटू सिंह रावण ब्रांड है मंच वाला, और एक छोटू सिंह रावण। हाँ, वो तो नहीं कह सकते, ब्रांड तो नहीं कह सकते, नहीं, मैंने ठीक है, ये पब्लिक का प्यार है, लोग आप प्यार आशीर्वाद देते हैं, ब्रांड तो नहीं कह सकते। पर हाँ, जो एक मंच से नीचे है और एक मंच के ऊपर है, उन दोनों में बड़ा अंतर बहुत है, बहुत अंतर है। एक चुलबुला सर, एक वहाँ पे थोड़ा सा एकदम। हाँ, एक रात भर बोलता है, एक पूरे टाइम मायूस बैठा, चुपचाप शांति से बैठा रहता है। तो मेरा काम है, मैं जब भी फ्री होकर तो मैं शांति से बैठता हूँ, कोई ना कोई चीज़ का चिंतन करता रहता हूँ। अच्छा, तो ये तो आज की बात है कि बहुत बढ़िया नाम वाम सारा बन गया। शुरू कहाँ से हुआ था सारा ये सिलसिला, बचपन से म्यूजिक का? मैं वैसे तो स्कूल टाइम से मैं गा रहा हूँ। मेरे शुरू का मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बार मैंने गाया उस टाइम मैं लगभग 2री क्लास में था, ठीक है, 2nd में। उस टाइम एक बहुत अच्छा भजन प्रसिद्ध हुआ था, छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे ग्वाल। अच्छा, हाँ हुआ था बिल्कुल। तो गांव के सब गुणीजन लोग बैठे थे, मेरी स्कूल थी, मैंने ऊपर साफा बांधा, नीचे धोती पहनी, ऊपर मोर पंख लगाया, और मुझे याद है वो मैंने बहुत अच्छा वो भजन, छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, वो भजन मैंने गाया। और गांव वाले सब खड़े होकर तालियां बजाई, किसी ने 5 रुपये जो उस टाइम वैसे पैसे की वैल्यू थी मुझे दिए, तो सबने तारीफ की। तो मुझे याद है, मैं नज़र लगी थी, मैं बेहोश हो गया था उस टाइम, अच्छा, ऐसा हो गया था। उसके बाद जब लोगों ने तारीफ करी तो मेरी रुचि थोड़ी संगीत में बढ़ गई। ऐसे करते करते मैं, जब भी कोई स्कूल में कोई कार्यक्रम होता था, मेरा प्रथम संगीत में मेरा प्रथम स्थान था। तो मतलब घर वालों को शुरू से ही विश्वास था कि म्यूजिक में ठीक जा रहे हो? नहीं, उस टाइम तो म्यूजिक का पता ही नहीं था कि म्यूजिक होता क्या है। तो गा रहे हैं, ठीक है, गाना गा रहे हैं, बाकी ये नहीं पता था कि भाई संगीत में कोई पैसे भी कमाता झंडे होगा। पे गा रहे हैं, झंडे कहाँ? पे, हाँ, मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी। बस उससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था। फिर मैं 9वीं तक मैंने गाया, फिर 10वीं में मैं 10th में मैं आया भारतीय स्कूल शिव पढ़ने के लिए। अच्छा, जब शिव आया तो वहाँ पे संगीत की रुचि मेरी बिल्कुल हट गई। हाँ, मतलब मैंने गाना छोड़ दिया, ये देख लो आप। पूरा 1 साल मैंने कुछ भी नहीं गाया, ना मैंने 15 अगस्त को गाया, ना 26 जनवरी को गाया, कुछ नहीं गाया। मेरी रुचि आई क्रिकेट की तरफ, अच्छा, और मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। उस टाइम मेरे स्टेट पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। 2008-10 में, 2011-12 में 11-12 में। जब भारतीय स्कूल में पढ़ता था, और 10वीं क्लास में था मैं। मैंने वहाँ पर
इतना अच्छा क्रिकेट खेला कि 3 मैच थे जिसमें 2 जीते, 1 लास्ट वाला, हारते ही बाहर हो जाते हैं। हाँ 3 मैच में मैंने 6 ओवर फेंके थे, हाँ 6 ओवर में मैंने 13 विकेट लिए, कोई बिना रन दिए क्या बात 13 विकेट लिए। तो मेरा वहाँ पे स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ। जब सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम के 1500 रुपये चाहिए होते हैं आपको वहाँ जाने के लिए, ऐसी मेरे सामने डिमांड रखी। हाँ उस टाइम हमारी बहुत परिस्थिति बहुत ख़राब थी, तो 1500 रुपये घर वालों से मांगने की हिम्मत नहीं थी, और घर वालों के अलावा तो दूसरा अपने पास स्रोत नहीं था। तो मुझे ये भी पता था कि मेरे घर वालों के पास भी पैसे हैं नहीं, तो जिद करके बैठ गया मैं घर वालों के पास। रूट के हमारे गांव में गढ़ है, वहाँ पे बैठ गया। हाँ तो मेरे पिताजी पीछे आए, क्या चाहिए, खाना क्यों नहीं खा रहा? मैंने कहा 1500 रुपये चाहिए, क्रिकेट खेलने जाना है, मेरा सपना है, स्टेट में सिलेक्शन हुआ है ना, अब नहीं जाऊँ तो। हाँ तो मुझे याद है मेरे पापा के पास वो इतने पैसे नहीं थे, 1500 रुपये, हाँ पर वो लेके आए और मैं खेलने गया, अच्छा खेला, हम्म, पर क्रिकेट में इतना कुछ रहा नहीं। वापस आए, फिर मैं संगीत का आपको बता दूं, मैं 12वीं में आया। बॉलर थे आप? मैं बॉलर था। बॉलर था। बॉलर का आपका वहाँ का इसमें म्यूजिक में कैसे काम आ रहा है बताऊँ मैं? आपने माइक फेंका था मंच पे बहुत मस्त फेंका था। नहीं, वो माइक मैंने फेंका नहीं था, वो अलग मैटर है। हाँ वो माइक मैंने उस फेंका मैटर पे नहीं। तो बाद में आएंगे। फिर वो म्यूजिक में वापस से कैसे आए वो बता। म्यूजिक में वापस ऐसे आया कि मैं जब 12वीं में आया तो क्या है कि सब लोग गा रहे थे, प्रैक्टिस चल रही, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें कि मैं मुझे 15 अगस्त को 26 जनवरी गाना है, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। सब जो हमारे क्लास के वगैरह बच्चे सब गा रहे थे, हाँ तो वो थोड़ा बेसुरा गा रहे थे। अच्छा और वो गाना सबसे मेरा फेवरेट, हरे घास की रोटी, जो मैंने भजन कलाकारों से प्रकाश जी से वगैरह सुना, तो वो गा रहे थे हरे घास की रोटी जवन बिलाड़, वो मतलब बेसुरा गा रहे थे, बेताला गा रहे थे। तो मेरा दिमाग सट गया यार, मैंने कहा ये इससे गलत गा अच्छा रहे गा हैं, सकता हूँ। मैंने कहा ये गलत गा रहे हैं। तो मैं उनके पास बैठा और मैंने उस गीत को हरे घास की रोटी को गाया माइक पे। जैसे गाया तो वहाँ पे अमरनाथ जी, वो बड़े गुणी व्यक्ति है और वीडियो के पोस्ट पे वहाँ पे है, तो उन्होंने वो सुना कि अभी किस लड़के ने गाया, इसको वापस बुलाओ। तो मैं वो उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैंने गाया, तूने अच्छा गाया, तू ही गाएगा अकेले। अच्छा मैंने कहा मेरा कोई गाने का मन नहीं, नहीं तू ही गाएगा क्या गीत। वो मेरी जिंदगी का सबसे प्लस पॉइंट था। अच्छा वहाँ से फिर उस दिन जब मैं वापस संगीत लाइन में आ गया, मैंने जब गाया तो इतने वहाँ कम से कम 2000-3000 लोग बैठते हैं, इतने लोग खुश हुए, सबने वाहवाही की। मैंने कहा यार संगीत में इतना कुछ होता है क्या, इतने लोग आपके प्रशंसक, इतने चाहने वाले, इतना प्यार आशीर्वाद, इतना संगीत में होता है क्या, मुझे पता नहीं था। फिर वापस 26 जनवरी को भी मैंने गाया। फिर इनाम कितना मिला उसमें? उस समय लगभग 4-5 हज़ार रुपये मुझे मिले, और वहाँ के एसडीएम ने मुझे गले लगाया, एसडीएम साहब ने गले लगाने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर पे भोजन पे बुलाया। अच्छा जब आप 12वीं में पढ़ रहे हो और आपकी कोई औकात नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आपने एक गीत गाया है और एसडीएम आपको घर पे भोजन करने के लिए बुलाया, तो बहुत बड़ी, उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सही बात। मैंने कहा यार इस गायकी में कुछ तो बात है। फिर मैं जोगीदास धाम, वहाँ आसपास में एक सत्संग होती थी हमारी, एक जोगीदास गाँव होती थी, एक रामदेव जी महाराज का जन्म स्थल है रामदेवरिया, वहाँ पे 2 जगह सत्संग होती थी, और 2 जगह ही पैदल भागते फिरते इधर उधर गाड़ियाँ ढूंढ के लटक लटक के वहाँ पहुँचते थे। कभी कभार नंबर आता था, कभी कभार नहीं आता था। तो वो बड़े कलाकार उस टाइम पे कौन आते थे वहाँ पे? एक किशोर जी देवड़ा आते थे, अच्छा इधर प्रकाश जी माली आते थे, महेंद्र सिंह जी राठौड़ आते थे। तो उनकी भी खुद की एक वो तो होता है कि भाई अब इसको गाना है कि नहीं आएगा, वहाँ तक आवाज़ भी नहीं हमारी पहुँचती थी, लिख के पर्चा देते, पर्चा बीच में रह जाती थी। तो इन चीज़ों को बहुत झेला है। हमारे भाई मित्र वगैरह सब साथ रहते थे। अच्छा तो वो मुझे शुरू से किसी को कहने की आदत नहीं है कि मैं मुझे ये चाहिए या मुझे ये दो या मुझे गाना है, मैंने शुरू से नहीं कहा। मेरे साथ होते थे, वो पर्ची लिख के देते थे भाई छोटू सिंह ये गाएगा। फिर नंबर आ गया, आ जाता था वहाँ पे? आ जाता था, ठीक है, वैसे ज़्यादातर नहीं आता था, कभी कभार आ जाता तो आता तो वो भी लास्ट में 3-4 बजे के आसपास। हाँ यही होता है, आज भी हर सत्संग में यही होता है, क्योंकि जैसे मान लो पब्लिक इतने सामने हज़ारों लोग बैठते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं, 1000 लोग बैठे हैं तो आपको अच्छा गाना नहीं आए तो रिदम बिगड़ जाती, पब्लिक रिदम बिगड़ जाती है, पब्लिक चली जाती है। तो कलाकार का पहला काम होता है पब्लिक को बिठाना, तो उस वजह से 4 बजे नंबर आता था। तो फिर बड़ा मंच कब मिला वापस अच्छे तरीके से म्यूजिक में? बड़ा मंच फिर मैंने क्या, जब मेरी 12th हो गई तो मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गया। कंफ्यूजन था, बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि पढ़ाई तो मुझे करनी थी नहीं। घर वाले कह रहे पढ़ाई कर, कॉलेज जा, असल पढ़ाई में अपनी कोई रुचि नहीं मेरी। अच्छा। सही कहो ना, मेरी कोई रुचि नहीं। हालांकि मैं होशियार था, कभी फेल भी नहीं हुआ, कभी सप्लीमेंट भी नहीं आई, कभी ऐसा मेरी ओर से कभी स्कूल में कुछ शिकायत नहीं थी, पर फिर भी रुचि वहाँ नहीं थी, मतलब आनंद नहीं आ रहा था। पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ एक किताबी ज्ञान को ले रहा था, मज़ा नहीं आ रहा। तो घर वाले बहुत दबाव डाला, करना क्या है तेरे को, मैंने कहा मुझे सिंगर बनना है।
पागल है क्या, दिमाग खराब, सिंगर को बनते हैं। मेरे दोस्त मुझे कहते थे अच्छा क्या है फालतू दिन भर बोबाड़ी करता रहता है, गाता रहता है, कुछ गाना का आता कोई मतलब है नहीं, ये कोई संगीत सिंगर की कोई लाइफ होती है, जिंदगी होती है क्या, ये मुझे उस टाइम कहते थे। अच्छा मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने कहा यार क्या करूँ मैं। हम्म, तो मैंने विचार बनाया, मैंने कहा मेरे काकू साहब बेटे भाई है मोहन सिंह जी, वो साउथ जाते थे अच्छा फर्नीचर का काम करने के लिए। हाँ मैंने कहा साला ऐसा करते हैं अपन इनके साथ रवाना हो जाते हैं, अच्छा भाई यहाँ से बाहर जाएंगे कुछ ना कुछ संगीत मिलेगा मिलेगा। सही है बैठा ट्रेन में, किसी और की टिकट थी, मैं बैठ गया ओ, किसी और की टिकट थी, हम्म, उसमें मैं बैठ के हम्म, उनके साथ, वो गया नहीं तो मैं बैठ के उनके साथ गया। हाँ, नया अनुभव, पहली बार ट्रेन में बैठा, पहली बार घर से बाहर गया, घर की याद भी आ रही है। हम्म। वहाँ गया मैं, घर वालों से पूछ के या वैसे ही नहीं पूछ के गया घर वालों को, घर वाला भेजा कि चलो जहाँ जाना है वह जा। हम्म, परेशान हो गए घर वाले बेचारे, क्या करें। हाँ, तो साउथ में गया मैं, हम्म, अब ऐसी जगह फंस गया, वहाँ तो कोई दूर मकान है उसमें फर्नीचर चल रहा है, आसपास में कोई दुकान नहीं, कोई गाने सुनने का कोई जरूरत नहीं, ऐसी हालत हो गई। अब वहाँ तो साउथ में तो सब तमिल बोलने वाले लोग, हाँ, और नामकाल, वहाँ पे नामाकल वैसे कुछ क्षेत्र है वहाँ पे, हम्म, वहाँ तमिल साला कोई ना तो समझ रहा है ना कोई, किसी को कोई हिंदी आती है, भाषा ही नहीं आती है, हाँ, बड़ी दिक्कत है, मैंने कहा, कहाँ फंस गया। हम्म। फिर मैंने वहाँ पे पैसे कमा के एक मोबाइल लिया, मैंने अच्छा वहाँ पे फर्नीचर का काम करके काम करके मैंने 3500 रुपये का एक मोबाइल लिया। अच्छा फिर उस मोबाइल में मैं उदित जी के, राहत जी के, ये अच्छे अच्छे गाने वो सुनता था, लगातार सुनता रहता था और काम करते करते गाता था। ये सन के हिसाब से कौन से साल की बात है लगभग? ये 2013 की, अच्छा 12 को मैंने स्कूल छोड़ी, तो 10 साल पहले से पहले की 2013, 10 साल पहले की बात। हम्म, मुझे सच में कहूँ ना, अभी आपने बोला 10 साल पहले, मुझे पता ही नहीं 10 साल हो गए इस बात को। तो वो मैं उनको गीतों को सुनता था, कोई होता नहीं था, तो मैं काम करते करते जोर चिल्ला चिल्ला के उनको हाँ, गाता था मैं गीत। वहाँ पे मैंने 4 महीने रहा, अच्छा और इतनी भगवती की कृपा ही है कि मैं कोई चीज़ समझना चाहता हूँ तो उसको जल्दी समझ लेता हूँ। हम्म, तो मैं 4 साल में वो फर्नीचर का सारा काम सीख गया। अच्छा फर्नीचर का एक कील ठोकने से लेके लास्ट में लोक लगाना होता है सबसे बड़ा काम, छोटा काम कील ठोकना, लास्ट में वह लोक लगाना, वो सारा काम मैं 4 महीने में सीख गया। कभी जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। हाँ कभी जरूर पड़े, ऐसे नहीं है कि भाई कभी आज गा रहा हूँ कभी नहीं गा पाऊँ, हाँ तो ऐसे नहीं भूखे मरेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कील तो ठोक ही देंगे कहीं। कील कहीं ना कहीं ठोक ही लेंगे। मतलब फर्नीचर का काम सीख गए तो फिर एक वापस से दोहराया आ गया हाँ। फर्नीचर में से म्यूजिक में से 4 महीने रहा मैं वहाँ पे, 4 महीने रहा। मैंने कहा अब तो घर जाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई संगीत है ही चीज, संगीत चीज की नाम ही नहीं है, कुछ भी करूँ क्या यहाँ पे। घर गया मैं, घर लगभग आप मान लो 2014 मैंने पूरा घर पे निकाल दिया, अच्छा पूरा घर पे निकाल दिया, इतना परेशान हो गया, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, घर वाले भी परेशान, बहुत गरीब स्थिति में, करे तो करे क्या। फिर एक रजब अली नाम का एक ग्रुप जाता था जो हैदराबाद में, वहाँ पे संगीत का वो चलता था, अच्छा वहीं कहीं हैदराबाद में एक होटल में, हाँ तो मैं उनके साथ होटल पे गया। अच्छा वहाँ मुझे काफ़ी सीखने को मिला, संगीत का जो मैं आज गाता हूँ उसका मुझे काफ़ी वहाँ सीखने को मिला। वहाँ मैंने 1 साल निकाला। तो वो लोग कैसे होटल्स में जाके गाते थे? हाँ होटल में मैं सबके सामने ऐसे बैठकर नीचे, जैसे अपने जो सब कम्युनिटी के गाते हैं लंगा मंगना वगैरह, उनके साथ बैठ के मैं गाता अच्छा वो यहीं के थे? था, यहीं के बाड़मेर के और सब अपने लोग हैदराबाद में करते थे? हैदराबाद में करते हैं। वहाँ मैंने लगभग 9-10 महीने निकाले। तो वहाँ 10 महीने निकाले, तो वहाँ क्या हुआ कि मेरी आदत थी तिलक लगा के जाने की, हाँ तिलक लगा के जाता था मैं। अच्छा वो हैदराबाद आपको पता ही है कैसा इलाका है। तो वहाँ एक दिन मुझे किसी ने होटल में घुसते वक्त गार्ड ने मुझे टोक दिया, तिलक लगा कर माथा। फिर उस दिन मेरी वहाँ पे चिढ़ हो गई, अच्छा उस दिन से मैं छोड़ दिए। वो छोड़ के मैं घर आ गया। उसके बाद मैं गया नैनीताल। नैनीताल में भी मैं होटल में मैंने काम किया, अच्छा किस तरीके? ताज की बस वैसे ही वो सामने बैठकर गाना। हाँ वहाँ पे फिर ग्रुप बना या ऐसे ही? ग्रुप, वो भी ग्रुप था, उन्हीं के कई लोगों का ग्रुप था। हाँ नैनीताल में गया, वहाँ भी मैंने 1 साल गाया। फिर एक दिन बैठे अर्निंग बैठे, कैसी हो रही थी उस टाइम पे? अर्निंग कुछ नहीं थी, अच्छा 10,000 रुपये, 8,000 रुपये महीने ऐसे महीने के। हाँ अर्निंग उसको क्या क्या है, उसमें तो मोबाइल का रिचार्ज या फिर कभी कभार खा लेते थे, कुछ कपड़े पहन लेते थे, घर पे कुछ भी भेजना नहीं होता था। घर वाले उम्मीद लगाते, मैं क्या उस वक्त घर वालों को बहुत बेवकूफ़ बनाता था, सही को मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, अच्छा मैं बेवकूफ़ बनाता था कि मैं बहुत आगे जाऊँगा, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। हालांकि मैं बहुत दुखी था उस टाइम, बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सब पैसे हैं, फलाना टिकड़ा है। तो ये पोल मेरी कब खुली, मेरे बड़े भैया की शादी टाइम। अच्छा पैसे मांगे घर वालों ने? अब शादी का टाइम है, घर वालों ने पैसे मांगे, हाँ, अब यहाँ दिमाग खराब हो रहा है। घर वालों का 50,000 रुपये भेज, भैया की शादी है। अब साल
करे तो ऐसी स्थिति आनी पड़ी ना, करे तो करे क्या। हाँ। क्योंकि घर वालों को तो मैंने बड़ी बड़ी बातें बनाई, यहाँ मस्त रह रहा हूँ, यहाँ सलमान खान आ रहे हैं, शाहरुख खान आ रहे हैं, उनको गाना सुना रहा हूँ, यहाँ बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, उनके सामने गा रहा हूँ, फोटो भी भेज रहा हूँ उनके साथ। हाँ। तो ऐसी दिक्कत आनी पड़ी, मैं रोया उस रात को यार, बहुत रोना आ गया मुझे। मैंने कहा यार करे तो करे क्या, कैसे दे कहाँ से। तो हमारा जो लीडर था वहाँ पे, उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार मैं तुम्हारे यहाँ पे 10 महीने और काम कर दूंगा, तुम मुझे 50,000 रुपये एडवांस दे दो बस, 10 महीने और काम कर दूंगा। जुगाड़ लगाया। 15 की बात है, हम्म। 15-16 की। हाँ। तो उसने मुझे दिए बेचारे के पैसे, हाँ। वो मैंने घर पे भेजे। मैंने कहा चलो एक बार शांति हो गई। फिर मैंने वो पैसे चुकाने के लिए वो पूरा टाइम मैंने वो वहाँ पे बिताया। 10 महीने और। जनरली अपने वहाँ से जो देशावर जाते हैं वो लोग बढ़िया 2-3 ड्रेस रखते हैं, जब गांव आते हैं तो वही पहनते हैं बार बार प्रेस करके, वो वहाँ पे कुछ अलग ही। बस वही सिस्टम था, वो मैंने किया। फिर मेरी ज़िंदगी का रुख वहाँ से पलटा। मुझे कंपोजिशन करने की ये चीज़ आदत थी, लिखने की शुरू से आती है। हालांकि आज भी इतना अच्छा नहीं लिखता हूँ, पर माता जी की कृपा रहती है कि मैं जो कुछ लिख देता हूँ वो पब्लिक को पसंद आ जाता है, पब्लिक उसको खूब आशीर्वाद देती है। सही बात है ये। तो उस टाइम क्या हो गया, आनंदपाल सिंह का वो मैटर हुआ, कहीं ना कहीं समाज का मैटर था। तो एक बात दिल पे लगी यार कि हमारे बंदे के साथ गलत हुआ। और हार्टली सब आनंदपाल सिंह जी से बहुत प्यार करते थे और मैं भी बहुत करता था, आज भी करते हैं, उतने ही दिल से जुड़े हुए। तो जब वो एनकाउंटर का वो सुना, चारों तरफ माहौल देखा, तो मुझे ऐसी तकलीफ हुई यार। मैंने कहा ये गलत हुआ। तो वहाँ से मैं जोधपुर आया। हाँ। जोधपुर आके मेरे जोधपुर आने का विचार ये था कि मैं ट्रेन में बैठ के आया वहाँ पे। अच्छा। और ट्रेन में कैसे, टिकट थी नहीं, मैं बाथरूम के पास अकबर बिछा के सोया। अच्छा। बहुत नींद आ रही थी। जोधपुर आया, अब मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ गाऊं, पर जिसको भी कॉल करूं बड़ा भयानक माहौल, चारों तरफ हर किसी पे केस हो रहे हैं, गोलियां दागी जा रही हैं। जिसको भी कॉल करूं कि यार आनंदपाल सिंह के लिए गाना है, वो कह रहे दिमाग खराब है क्या तेरा, इस मैटर में तू गाएगा, सीधा केस होकर अंदर जाएगा, तेरी उम्र क्या है। अरे यार मैंने कहा, बहुत सारे लोगों को मैंने उस टाइम चेक किया, सबने यही कहा। फिर मेरा एक मित्र गजेंद्र सेन करके, अच्छा। गजेंद्र सेन को मैंने कॉल किया। मैंने कहा यार गजू यार गाना तो गाना है तो तेरे पास लिखा हुआ है क्या। मैंने कहा लिखा हुआ नहीं। शाम को रात को लगभग 8-9 बजे बैठे हम लोग। फिर हमने कोई एक मित्र था पुलिस वाला, उसको कॉल किया। मैंने कहा यार हमेशा गाना गा रहे, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। उसने गड़बड़ तो क्या भाई साहब, अंदर जाओगे बाहर ही नहीं आओगे कभी। और भाई साहब मैंने कहा अभी मूड बढ़ाया था, अभी और कैंसिल करवा दिया। हमारे काकुस साहब, मैंने उनको भी कॉल किया पुलिस में। मैंने कहा ऐसा ऐसा गाना बनाने के विचार कर रहा हूँ, दिमाग खराब है कि थारो, अंदर जाएगा जेल में, सब जा रहे हैं। अरे यार मैं कहा यार हर कोई मना कर रहा है, मतलब हर जिसको बोल रहा हूँ मना कर रहा है। मैं मामला तो बहुत गड़बड़ है। रात के 10 बजे हमने खाना खाया। मैंने कहा यार नींद नहीं आ रही मुझे, 10-11-12 बज गई। वो मेरे पास सो रहा है गजेंद्र। मैंने उसको बोला यार गजू गाना तो बनाना है साला, कुछ भी हो जाए, रिस्क तो लेनी है, गाना तो मैं जरूर बनाऊंगा। मेरे दिमाग में ऐसी थीम है कि मैं पब्लिक को इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने कहा मेरे दिमाग में ऐसी थीम है, मैं पब्लिक को इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं गाना गाऊंगा, ये आवाज़ उठानी। तो उसने कहा कि चल ठीक है तू गाना गा, मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा वहाँ देखा जाएगा, रिस्क ले ले एक बार जिंदगी में, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं गाना गाऊँ, लिखूंगा, तू छत पे जा। अच्छा। वो छत पे गया, मैंने कुंडी लगाई, वो रात भर वो गाना बोली हैं तलवारें बोली, वो रात को मैंने गाना गाया। उसको मैंने 4 बजे उठाया वापस। मैंने कहा गज्जू गाना सुन। उसने कहा यार छोटू यार बहुत गजब का गाना है, इसको गा दे तू, जो होगा देखा जाएगा। ये तो नहीं कि भाई जेल में जाएगी तेरे को फांसी हो जाएगी, कल आप बाहर आ जाएगा, तू गा ले। अब गा ले। तो अब उस टाइम मुझे कोई जानता नहीं था, मैं किसी को जानता नहीं, कॉल किसी को करूँ, म्यूजिक किसको करवाएंगे। हाँ म्यूजिक किसको करूँ। तब मेरे एक मित्र थे, उनको मैंने कॉल किया, मैं जानकार थे, मैंने उनको कॉल किया यार मुझे ये गाने रिकॉर्ड करने कैसे रिकॉर्ड होता है। पहला अनुभव मेरा जीवन का, पहली बार स्टूडियो में जा रहा हूँ और गाना भी ऐसे गाने, एक तो भय अंदर, साला जेल जाना पड़ेगा, और दूसरा पहली बार गाना गाने, बहुत सारे भय मेरे अंदर थे। मैंने उनको बोला मुझे गाना गाना है, पैसे कितने लगेंगे। उन्होंने कहा 8,000 रुपये लगेंगे पहली बार ऑडियो। तो ये तो रेट तो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रेट थी। 8,000 रुपये लगेंगे। अरे यार 8,000 रुपये लाए कहाँ से। तब मेरा भाई है, मेरे बुआ सा का बेटा सुरेश, उस टाइम मेरे साथ में वो रहता था। तो मैंने सुरेश को बोला सुरेश यार पैसे चाहिए। तो उस टाइम का उसकी दुकान थी, अच्छा उसके पास पैसे वाले। तो उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं मैं पैसे लेकर आ जाऊँ। कुछ वो लेके आया, कुछ मैंने एडजस्ट किया, ऐसे करके 8,000 रुपये हमने व्यवस्था करके पहली बार स्टूडियो मैंने गाया। बेचा क्या था। उस दुकान का सामान बेचा था, मोटरसाइकिल बेची थी। मोटरसाइकिल किसकी बेची थी, उनकी। हाँ तो बाइक बेची थी,
बाइक के उस टाइम नहीं, उसके बाद फिर मैंने 2-4 गाने और बनाए, उस टाइम मैंने वो बाइक बेचनी पड़ी। फिर क्या हुआ कि वो गाना मैंने जब गाया, बोली बोली है तलवारें बोली है, तेरे बिन सूना वतन, तेरे बिन उजड़ा चमन, गाना तो रिकॉर्ड कर दिया, पैसे लगा लिए। अब साला गाना क्या वीडियो बनाए, कहाँ बनाए, अपने पास पैसे ही नहीं है, पैसे खत्म हो गए। 8,000 रुपये। रात को रुका मैं जसवंत सरा में। अच्छा, जसवंत सरा कभी आपने देखी होगी, जोधपुर में ये धर्मशाला धर्मशाला है। रात भर मच्छर खाए, बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि रुकने की व्यवस्था नहीं थी। जसवंत सरा में रुका, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया मैं, मतलब रोने लग गया मैं। रोने यूँ लग गया कि यार मैंने गाना भी इतना अच्छा बना दिया, अब वीडियो बनाने के अपने पास पैसे नहीं है। पहला गाना क्यों, कौन विश्वास करे, किस पे मांगे। और उस टाइम इस मुद्दे का नाम लेते लोग तो बढ़ते, भाई साहब नहीं नहीं नहीं, दूर रह गए तुम मुझसे, बात ही नहीं करे लोग, ये हालत था। तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप था, कोई समाज का ग्रुप बना हुआ था, आनंदपाल सिंह दादा के नाम का। उस ग्रुप में मैंने वो सारी मेहनत की हुई वो ऑडियो डाल दिया, मैंने ऑडियो डायरेक्ट डाल दिया। और मैंने सबसे अच्छी क्या चीज़ थी, मैंने उसमें बोला आनंदपाल यानी मैं, छोटू सिंह रावणा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं अपने पास वाला, कुछ नहीं, फिर भी अपने इतनी बात उसमें बड़ी बोल दी। मैं तो वो गाना करके उसको भूल के सो गया। मैंने कहा चलो जो हो गया सो हो गया, गए सो गए, पैसे अब घर जाएंगे। सुबह तक उस गाने ने ऐसा चमत्कार किया ना, जा रैली में जा रहे हैं, वाह छोटू सिंह रावणा, छोटू सिंह रावणा, यही हो रहा है। और सुबह तक मेरे पास कॉल आने लग गए भाइयों के, वो जिन के मेरे पास नंबर थे, यार कौन है ये छोटू सिंह रावणा, कौन है बंदा? जहाँ हर तरफ रैली में अब लोग मेरे गाने को गजब का यूज किया लोगों ने। चारों तरफ कोई हरियाणा से रैली आ रही है, बोली बोली है, पंजाब से रैली आ रही है, बोली बोली है, यूपी से आ रही है, इधर एमपी से आ रही है, महाराष्ट्र से, सबका एक ही गाना, एक ही नारा, और उसमें बार बार मेरा नाम, छोटू सिंह रावणा, छोटू सिंह रावणा, छोटू सिंह रावणा। चारों तरफ बड़ा फेमस हो गया मैं। अच्छा, फेमस हो गया तो वो बेटर, वो 15 दिन वो चला। तो उस 15 दिन के पीरियड में मैंने 3 गाने बनाए आनंदपाल दादा के नाम के, बड़ी रिस्क लेके बनाए, और पैसे की बड़ी कमी थी। पर 3 गानों में, पिछले में ये हो गया, आगे वाले गानों में फिर मैंने जिसको भी कॉल किया ना, मैंने कहा तेरा फोटो डालूंगा गाने के अंदर तेरा, तो उसने कहा ले 1000 रुपये मेरी तरफ से। अच्छा, ऐसे करके बाकी वाले 3 गानों का मेरा जुगाड़ ऐसा हो गया, उसमें मुझे ज़्यादा ज़्यादा लेके हाँ, फिर वीडियो मुझे खर्चा करना पड़ा। उस टाइम मेरा बड़ा ये मस्त जुगाड़ हो गया। क्या हो गया? कि वो मैंने गाने बना के रिलीज कर दिया, और उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा, समाज के लोगों ने भी बड़ा साथ दिया, और बाकी आनंदपाल दादा के जितने फैन थे उन्होंने भी उस टाइम बड़ा साथ दिया। धीरे धीरे कारोबार चलता गया मेरा। तो फिर एक तो वो आपकी वही पहचान होगी कि ऐसा ही काम करो, या इस चीज़ से मैं बहुत बहुत दुखी हुआ हूँ, परेशान हुआ हूँ, पर मैंने ऐसी कभी भावना नहीं रखी। मुझे जिसके अच्छा लगा मैंने उसके लिए गाया। तो फिर ऑफर्स वैसे आने लगे कि और गाने करो, या फिर और कुछ अपने हिसाब नहीं, से ऐसा कर कुछ सकते नहीं। थे? फिर मैंने आशिफा, एक रेप कांड हुआ था, हाँ, उसके पक्ष में गाया। दुनिया के बड़े बड़े बाहर के देशों से मेरे पास कॉल आते थे, मेरे नंबर थे उसमें, तो कॉल आते थे, हिंदू भी करते थे, मुसलमान करते थे, सब मुझे वाह भाई बहुत धन्यवाद देते थे। वो गाना बड़ा बहुत चला हर स्टेशन पे, बहुत मार्मिक था कि बहुत मार्मिक गाना था, आज मेरी हर किसी पे चला। वो मेरा दूसरा गाना था। उसके बाद मेजर दलपत सिंह का मैंने गाया, तोपों से तलवार भिड़ी वो दौर सुनाता हूँ, वो गाना आज भी चल रहा है। उस टाइम भी वो दलपत सिंह का बहुत चला, समाज के ग्रुप में बहुत चला। फिर फिल्म आई पद्मावती, हाँ, उस पद्मावती फिल्म के विरुद्ध में मैंने गाना गाया। उस गाने का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा क्योंकि उस गाने से मेरी लिखने की शैली वो बढ़िया हो गई। बड़ी सुधर गई। वो मैंने रात भर, मैंने पहले माता जी की पूरी हिस्ट्री पढ़ी, और रात भर मैंने वो रोते रोते लिखा। ऐसा अनुभव मैंने मेरे पास किया, मुझे नहीं लगता मैं वापस ऐसा कभी लिख पाऊंगा। उसके बाद मैं ऐसा कभी लिख नहीं पाया। ऐसा अनुभव किया कि मैं रात भर रो रहा हूँ और मेरा शरीर काँप रहा है। मेरे पास जो बैठे थे मेरे मित्र वो जानते हैं, मेरा शरीर काँप रहा है। मैंने माता पद्मावती की पूरी वो गाथा लिखी, उसमें मैंने गाई, और उस आंदोलन का वो केंद्र बिंदु बना वो गाना। बिल्कुल। बीजेपी के उस वक्त प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, मेरे पास कॉल आया। तो मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, मैं जानती था संबित पात्रा जी को। मैंने वो ऑडियो सुन रखी जिसमें आप बोल रहे थे कि मेरा नाम जरूर रखना उसमें, हाँ है ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता नहीं था कौन ले रहा है गाना। हाँ, तो मैंने क्या किया, मेरे पास कॉल आया कि आप छोटू सिंह बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो संबित पात्रा जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ कराओ। मैं तो जानता नहीं था। मैंने कहा कराओ। तो उन्होंने बात करी कि आपका गाना चाहिए लिखा हुआ। मैंने कहा यूट्यूब पे लिख लो जाके। सीधे उनको ये बोला यूट्यूब पे लिख लो जाके। हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, लिखता हूँ। मैंने कहा वो मेरा नाम उसमें ध्यान रखना हो। तो ठीक है, बोले क्रेडिट्स के लिए आप तब भी सजग थे। हाँ। तो फ़ोन काटा, भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब पास में, तो वो कभी कभार टीवी देखते थे, वो राजनीति में इंटरेस्ट।
तो उन्होंने क्या है कि मुझे पूछा किसका कॉल था, मैंने कहा कोई संबित पात्रा करके थे, उनका कॉल था। अरे वो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी, उनका कॉल है तेरे पास? मैंने कहा हाँ उनका कॉल है मेरे पास। अरे मूर्ख तूने ऐसे जवाब दिया। मैंने कहा यार मैं तो जानता नहीं था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना गाना उस लेवल तक पहुंच गया, मतलब इतने बड़े लोगों कहाँ पे कहीं उन्होंने वगैरह में यूज किया? मुझे वापस मिला नहीं। उन्होंने कई न्यूज़ में वगैरह में काफ़ी जगह उन्होंने ये इसका जिक्र किया, बोला होगा। उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं किसी न्यूज़ में जा रहा हूँ और वहाँ मैं आपकी कविता गाना चाहता हूँ, आपकी परमिशन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने उस समय इतनी दूर से प्यार आता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर वो रिकॉर्ड किसने किया था? वो रिकॉर्ड किया था मैंने। नहीं वो गाने की वो मतलब ऑडियो मैंने खुद ने कॉन्वर्सेशन? मैंने खुद ने, उस टाइम फोन में रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा, ऑटो रिकॉर्ड सब नहीं? उस समय का जो दौर था ना, एक व्यक्ति का मेरे ऊपर बड़ा उस टाइम बड़ा रहा है, नरेंद्र सिंह जी। अच्छा। महेश स्टूडियो था, मैं वहाँ पे पहला गाना मैंने वहाँ पे गाया। तो उनके पास मैं जब भी नया गाना लेके जाता था वो मुझे जल्दी बना के देते थे। मेरा का शुरू से रहे परमन भैया को मैं यही कुछ नहीं करता हूँ, मैंने कहा यार गाना मेरा जल्दी होना चाहिए, गाना रहता रहेगा सो रह गया। और वो मुझे क्या करते थे तुरंत, अभी मैं गाना रिकॉर्ड करने गया, म्यूजिशियन बिठाए फलाना डिगड़ा करके रात रात में गाना दिया, सुबह तक लॉन्च। अच्छा। तो नरसा ने मेरा बहुत उस टाइम बढ़िया सपोर्ट किया। वो सारे गाने उन्होंने टाइम टाइम पे अपलोड किए। ये लास्ट पद्मावती माता तक मैंने गाने वहीं, अच्छा, जो मेरा पिकअप बना है वहीं से बना। ये तो शायद 2018 तक आए सॉन्ग। हाँ। फिर कौन से उनके बाद में फिर म्यूजिकली एक तरफ आपका जो जागरण में नाम बन रहा था वो कैसे बन रहा था? ये तो आपके जो यूट्यूब पे आ रहे हैं उनका, तो उसकी वजह से जागरण में सीधा डायरेक्ट लाभ हो रहा था, आपके लोग जान के बुला रहे थे? उस इतना ही था उस टाइम। मेरे सबसे बड़ी मुझे तकलीफ का सामना क्या करना पड़ा, मैं फेमस बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा। पर पैसा मेरे पास 1 टक्का ही नहीं, मतलब 1 रुपया नहीं मेरे पास, और मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अब साला बस में कहीं बैठा हो तो अरे छोटी सी नोट है, बस में छोटे से गाना बस में चल रहा है। करूँ क्या? घर वालों को बेचारों को बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, जैसे हालांकि कभी कभार दोस्तों से अपन नाराज हो जाते हैं, वो चीज़ अलग होती है, पर किसी का एहसान होता है या फिर कोई मित्र कभी अपने योगदान दिया है तो उसका एहसान भूलना नहीं। आप व्यक्तिगत बैठे अपना बातें कर रहे हैं तो इसलिए वो अनुभव कह रहा हूँ। मैं दिवाली के टाइम था और घर वाले सब मुझ पर आस लगाए बैठे कि वो दिवाली को आएगा, पैसे लेकर आएगा। रियल बता रहा हूँ मैं बाड़मेर पहुंचा, बाड़मेर में एक पुल बना हुआ है, घर वाले उधर फोन कर रहे हैं, इधर में पुल पे मेरे पास सिर्फ 400 रुपये, सिर्फ 400 रुपये जेब में। मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा उस रात को रोया, सबसे ज्यादा। शाम हो गई रात को, मतलब रात हो गई, देखो आप 7-8 बज गई है, मैं वहां पर रो रहा हूँ, बहुत ज्यादा रो रहा हूँ। इतना रोया साला जीने मरने तक बात आ गई। मतलब घर वाले आस लगा के बैठे, तुम सेलिब्रिटी हो, पैसे लेकर आओगे और तुम्हारे पास एक फुटी कोड़ी नहीं, 400 रुपये जेब में, शाला घर पे जाओगे कैसे? अभी बस भी नहीं है तुम्हारी। तो मेरा एक दोस्त है रमेश राणावत करके, मैंने उसको यार कॉल किया, मैंने कहा रमेश पैसे चाहिए मेरे पास। वो बड़ा जुगाड़ी आदमी है, 1 नंबर का। वो तुरंत गया कहीं से, ब्याज पे लाया, कहीं से लाया बेचारे ने, उस वक्त दिए। दोस्त ही थे यार। कितने थे पैसे? उसने मुझे 5000 रुपये ला के दिए। अच्छा। तो वो 5000 रुपये मैं घर लेके गया, उस 5000 से मिठाई भी ली, फटाके भी लिए, वो सब लिए। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार मैं फेमस तो हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फेमस होने के बाद पैसे क्यों नहीं बन रहे थे उस टाइम? क्योंकि मैं जागरण तो मेरे पास थी नहीं। अच्छा। मैंने जो गाया था वो लोग तो मुझसे सिर्फ वाहवाही तक प्रभावित था मैं। माला मिल जाती थी, शील्ड मिल जाती थी, पैसे नहीं मिलते थे। आओ बैठो गाओ जाओ। सही बात है। अब जागरण में आऊँ भजन गाऊँ तो लोग पैसे दे, मुझे उस टाइम इतने भजन भी नहीं गाने आते। फिर 1-2 कार्यक्रम समाज बंधुओं ने कहीं इधर करवाए, तो उसमें मुझे 1-2 भजन में रट के जाता था। अच्छा। वो वहाँ पे गाता था। तो फुल प्रोग्राम या किसी के साथ में? पूरा प्रोग्राम? नहीं, मैंने पर्सनल प्रोग्राम ही किया शुरू से। तो फिर 1-2 भजन में तो पूरी रात कैसे गुजारा करें? 1-2 अच्छे गा लेता था, बाकी रात भर कोई पढ़ के गा लेता था, कोई क्या, मतलब एक मैंने लिस्ट बना दी थी, मैंने 4 भजन तो ये गाने भाई, 4 भजन तो फिक्स थे। गणेश वंदना गाई, गुरु वंदना गाई, 2 भजन चेंज गाई, फिर 2-1 भजन याद करते थे। मतलब 5-7 भजनों में पूरी रात उस वक्त निकल जाती थी। फिर कुछ पढ़ते थे, कुछ इधर उधर का लेके वो जुगाड़ करते थे, कहने मतलब उस टाइम ये था। तो जुगाड़ से धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैं जोधपुर रहने लगा, क्योंकि घर पे रहेंगे तो अपने पास तो कोई वो रहेगा नहीं। तो मैं जोधपुर रहने लगा। जोधपुर में शिव नरेश मेरा मित्र है, शिव नरेश के पास में रहता था वो। मेरा हमारे शिव के ही है। शिव नरेश तो एक ब्रांड भी है, लोबर वगैरह की? नहीं वो नहीं वो भी खुद को अपने आप में ब्रांड समझता है, मत बोल रहा हूँ। हाँ, शिव नरेश उसके साथ में रहता था, बढ़िया मेरी सेवा करता था। बचपन का तो मित्र क्या है कि मतलब
उनके घर के पास स्कूल थी, वहाँ पढ़ता था, तो वो मुझे बचपन से जानता था, बाकी ऐसे मित्रता नहीं। तो फिर वो जब वो आए यहाँ पे तो हमारा अच्छा परिचय हुआ, और गांव के है तो अपने आप मित्र ही, बचपन के मित्र समझो। तो वो हम लगभग 1-2 साल साथ रहे। वहाँ से फिर धीरे धीरे जागरणों का कहीं जाते थे, वो दौर चालू हो गया। 30,000 से 40,000 से जागरण चालू की मैंने, शुरुआत की। 40,000 तो वैसे तो ज़्यादा नहीं थे। हाँ, मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि मार्केट के हिसाब से से बहुत थे। पर वो क्या है कि उस टाइम लोग जानते थे, तो लोग इकट्ठे भी हो जाते थे कि यार वो गाना गाया वो कैसा है। उस चक्कर में वो सही थे उस वक्त, वो कमाए। फिर धीरे धीरे मेरी रेट बढ़ी, फिर मैंने वायक आया गुरुदेव, वो मेरी एक भजन बढ़ी, तो लोगों में भजन की वैल्यू, मेरी वैल्यू बढ़ी कि यार भजन भी गा सकता है। फिर मेरी खुद की भी रुचि लाइव का, मतलब लाइव का फिर मुझे अनुभव हो गया। मेरे राजस्थान के सारे कलाकार मेरे गुरु हैं, मैंने उनको सबको रट लिया, किसी को सुना, किसी को क्या सुना, किसी को क्या। और शुरुआत से भगत की इतनी कृपा रही है, जो गाया आपने चलना तो था ही, वो चला, जो गाया वो चल गया। और फिर उसके बाद में प्रोग्राम्स में तो आपकी रेटें बढ़ रही थी। हाँ। और इधर फिर यूट्यूब पे कुछ नया लाने का भी सोचते थे कि रिकॉर्डेड में कुछ नया करें। हाँ, फिर मैं क्या, प्रोग्राम में जब आया ना, मेरा चैनल ठप हो गया। हाँ, चैनल ठप हो गया तो एक दिन मेरे पास कॉल आया जयपुर से। हाँ। परमेंद्र बेरा बोल रहा हूँ। अच्छा। परमेंद्र बेरा का तो मुझे लगा कोई पंजाब का आदमी। हाँ। बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ। आपको जी स्टूडियो में हम गवाना चाहते हैं। जी का नाम सुन के नहीं तो बड़ा खुश हो गया, मेरा जी खुश हो गया। हाँ, जी का नाम। हाँ, जी खुश। हाँ, मैं तुरंत आया जयपुर। हाँ। और जयपुर आके मिला यार, मैंने कहा नाम तो बड़ा सुना था परमेंद्र, आदमी आके बाइक से मिल रहा है। मैं गया उसके साथ, मोजी टीवी वहाँ लेके गए, वहाँ पे बड़ी बड़ी एडिटिंग हो रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी हो, बंदा कुछ तो जानता है तभी यहाँ जी पर, या तो बाहर लोगों अंदर भी नहीं आने दे रहे, कुछ जानता है। फिर उस टाइम फोक स्टूडियो जैसा कुछ ला रहे थे, कोक स्टूडियो। हाँ, की तरह। वहाँ कोक स्टूडियो, ये कोई बात थी। तो वहाँ पर वो देखा, मैंने कहा बंदे का कुछ तो बात है। खुद का उनका स्टूडियो भी नहीं था उस टाइम। खुद का स्टूडियो नहीं था। वहाँ से फिर मैं वापस चला गया, और लगभग 1 साल बाद फिर वापस उसी परमेंद्र का कॉल आता है मेरे पास कि मैंने स्टूडियो छोटा सा सेटअप किया है, आप आओ, एक गाना गा के जाओ। ठीक है। और अपने को साला चस्की गाना गाने की। आए, गाना गाया, एक गाना उनके लिए, एक गाना मेरे लिए, ऐसे करके हमारा तालमेल बैठा। इनकी वजह से बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। तो पहली बार जब गानों का आउटपुट आया तब इनकी आपको पता चली कैपेबिलिटी की, ये कैसा म्यूजिक करते हैं। मतलब आप तो रिकॉर्ड तो करके चले गए होंगे। हाँ। फिर कितनी देर में इन्होंने करके दिया म्यूजिक, कितने दिनों में वापस? इन्होंने पहला गाना किसी और कंपनी के लिए किया था, वो गाना ठीक ठाक था। बोल रहे थे कि जी पे डाला था, शायद चला नहीं था। हाँ, ठीक ठाक गाना था, वो मेरी पसंद का था नहीं। मैं ये कहता हूँ, मैंने आज तक जो भी गाना मेरी पसंद का डाला वही चला है। तो वो इतना खास था नहीं, वो इतना चला नहीं। मेरा पमसा का जैसे कांग्रेस में बैठा, कोरोना आ गया। मुझे इन्होंने इनके पॉडकास्ट में बताई थी कि आप प्रकाश जी गांधी के स्टूडियो में 3 जने लॉक हो गए थे कोरोना में। आप हाँ, अजीत, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हुआ कि कोरोना आया तो मैंने कोरोना से पहले प्रकाश जी गांधी का स्टूडियो था वो रेंट पे ले लिया। अब देखो, इंसान के दुख दिन में आने होते हैं तो वो ऐसे ही आते हैं। जैसे ही मैंने रेंट पे लेकर वो काम चालू किया, 20,000 रुपये किराया, और साल लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन किराया कैसे भरे, अपने पास तो 1 रुपये नहीं। मेरे साथी संगी थे, वो भी एक एक करके छोड़ के जाने लगे। मैंने भाई को कॉल किया, मैंने कहा यार कोरोना आ गया, तो कोरोना तो यहाँ भी है, काम कुछ है नहीं। मैंने कहा ऐसा करो, आप यहाँ आ जाओ हमारे पास, 2-4 गाने पर बनाएंगे। तो उस दौरान हमने मेरे नाथ के दारा गाना बनाया, पहला मेरे नाथ के दारा तेरे नाम का सहारा, हिंदी टच का गाना बनाया। वो गाना बहुत अच्छा चला। फिर जोगी बन जाऊंगा, वो गाना बहुत अच्छा चला। फिर उन्हीं 3-4 दिनों में, ये लगभग 1 हफ्ते में हमने ये सारे गाने बनाए, ऑडियोज। फिर उसके बाद लाल लहरियों करके गाना था, वो लाल लहरियों गाना बनाया। वो 3 गानों ने बड़ा अच्छा माहौल सेट कर दिया, और हमको लगा कि हमें क्या काम करना चाहिए। और नो डाउट उस टाइम वर्मन भैया ने उसमें अच्छा काम किया। एक चीनी मिनी वाला भी, वो भी था राम। हाँ, वो भी उस टाइम उसने भी बड़ा माहौल सेट किया। वो क्या, हम एकदम से बैठे थे, और वो जब हाँ ये गाँव के लिए रवाना हो, तो उसमें थोड़ा बहुत काम, क्लिक पे गाना आता था मुझे। वहाँ पे क्लिक लगा के वो गाना इन्होंने मुझे सिखा था, तो मैंने वो वहाँ पे रिदम लगाई। गाऊं क्या, ये कुछ ऐसा गाऊं जो जोशीला हो, जो जागे।
तो मैंने वो एक कविता निकाली, आशुतोष राणा जी की। उन्होंने कही है। आशुतोष राणा जी है ना? हाँ तो हम्म, नहीं उनकी नहीं है वो, उनकी लिखी हुई है। दिनकर कुछ नाम है। रामधारी सिंह। हाँ हाँ, वो कविता रामधारी सिंह दिनकर की थी। और वो तो राष्ट्र कवि थे, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा था, और वो तो प्रसिद्ध ही थी, और वो कविता भी प्रसिद्ध थी। मैंने उसमें कुछ कही नहीं, मैंने उसको गाया। आज तक सबने बोला था, मैं उसको गाया। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के। मेरी जो थीम थी उस वक्त की, उस पर गाना बिल्कुल सटीक बैठा। सामने कहाँ से आई वो कविता? वो कविता मैंने ढूंढी, मैंने पहले सुन रखी थी वो कविता। मैंने कहा ये कविता इस पर बिल्कुल सेट बैठती है। मैंने लिरिक्स निकाले, तुरंत उस रिदम पर लगाई और एक ही ट्रिप में गा ली उसको, और गा के मैंने इनको भेज दिया। मैंने कहा यार करके भेजो यार। इन्होंने वो करके भेजी। धीरे धीरे क्या हुआ, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस कोरोना के दौर में एक गाना तो हमने ऐसा बनाया, मेरे पास तो इतना अच्छा फ़ोन भी नहीं था, वो उसके ज़्यादा वो थीम उसका चलता है, दो भाई वाला वो। हिंदू भी हम मुस्लिम भी हम इस देख के सिख ईसाई हैं, वो ऐसा वो गाना कोरोना। राम लखन से भाई हैं वो। हाँ, राम लखन से भाई है। तो मैंने क्या किया, घर पे वो गाना कंपोज किया अपने लैपटॉप में। इन्होंने एक इंस्टॉल करके दिया था मुझे, FL स्टूडियो। उस पर मैंने वो क्लिक लगाई और मोबाइल में वो क्लिक बजते हुए गा के मैंने उनको भेजा। उन्होंने बढ़िया मस्त वो गाना बना के भेजा। वो गाना भी उस टाइम बढ़िया उसने योगदान किया, निष्पक्ष था वो गाना, तो वो उस टाइम अच्छा चला। फिर भी ये सारे गाने एक साथ हो गए, जो आए सो हिट, जो आए सो हिट, जो आए सो हिट। हेली आपकी बहुत मिलियंस में चली गई। हिल तो बाद में आई, उससे पहले आबूराज आया। आबूराज। तो उसका आइडिया कैसे आया कि ये टूरिज्म को प्रमोट करने वाला भजन टाइप्स का गाना सॉन्ग कैसे बन हाँ, गया? आबूराज यूँ है कि मुझे आबू जाने का बहुत शौक है। तो वहाँ मेरे एक बड़े भाई मेरे मित्र हैं, महेंद्र सिंह जी परमार, तो वो मुझे आबू के पहाड़ियों में लेके जाते थे अंदर। मुझे बाहर की भीतर की दुनिया से इतना आदत नहीं रहता है, मैं अंदर झांकना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं भीतर की दुनिया में जाता था, मैं अंदर के पहाड़ों में जाता घूमने के लिए। तो मुझे वो हमेशा आबू के बारे में बताते। फिर एक दिन उन्होंने कहा यार छोटू यार, आप आबू के लिए कुछ गाओ ना है, आज तक किसी ने गाया नहीं, और गाया है तो भी वो पुराने गीत हैं, कुछ गाओ यार ऐसा दुनिया को पता चले। तो उस टाइम मैंने गाँव में घर पे बैठे वहाँ पे कंपोजिशन करी। म्यूजिक व्यूजिक उस टाइम मैंने खुद ने बनाया, इन्होंने नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, इन्होंने तो फिर बाद में काम किया उसके ऊपर। पधारो जी पधारो आबू राज पधारो, गुरु शिखर री ऊंची चोटी दत्त भगवान रो धूणो, एक बार दर्शन करवासू कटे 84 रजूणो। तो ये मैंने पहली बार वहाँ पे गाकर मैंने थोड़ा बहुत इसको सज धज करके इसका श्रृंगार करके। उसमें धार्मिक पक्ष भी था और एक तरफ महाराणा प्रताप की भी बात हो रही सब चीज़ें थी। आबू की हर बात मैंने उसमें डाली। मैंने परमीन भैया को भेजा, मैंने कहा यार ऐसा गाना बनाया है। इन्होंने मस्त उसको निखार के भेजा। मैंने कहा यार देखो, सब चीज़ें चेंज कर देना, इसकी थीम चेंज, इसकी जो फील है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और बंदे ने रखी, रिदम वगैरह चेंज करके मेहनत करके इन्होंने जो भी अपना बनाना था वो बना के भेजा। वो गाना सुपर डुपर हिट गया। उसके बाद मैंने अपने घर पे स्टूडियो था कोरोना के टाइम में, वहाँ पे मैंने काहे रोए गाया, काया ने श्रृंगार कोयली गाया, और ऐसे कई भजन है जो मैंने गाए सब। उसका ये रोए में उसमें जो बैकिंग वोकल्स आ रही है वो बच्चों की है क्या? वो हमारे गांव के बच्चों की। अच्छा, वो भी बड़ी शानदार। अभी एक और गाना आ रहा है, वो भी आपको सुनने को मिलेगा भविष्य में। वो बच्चों ने बड़ा उसमें कोर्स में अच्छा गाया। वो गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ वो। फिर उसके बाद उस टाइम में मैंने एक और गाना गाया, नैन कटारी रे थारी नैन कटारी। वो भी रील पे लगभग 5-6 लाख लोगों ने देखा, तो वो भी बहुत चला। गोवा में शूट हुआ था वो? गोवा में या ऐसा कहीं? गोवा में शूट हुआ वो, बिल्कुल सही बात है आपकी, समंदर के किनारे। तो वो भी बड़ा हिट हुआ। और हेली मैंने घर पे बनाई, वो भी उसी दौरान का? उसमें परमीन भैया का कोई योगदान नहीं है? नहीं कोई योगदान। अच्छा, पर चला काफी था। उसमें क्या है कि अब उसका देखो लॉजिक देखो, मैंने परमीन भाई को उसको इसलिए नहीं भेजा, मैंने कहा साधारण भजन है, ये मैं क्या करूंगा परमीन भाई को भेज के, कोई मतलब तो है नहीं। और हालांकि मेरा उसमें फील था हेली को गाने का, मेरा ये था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था भजन, और मैंने उसको जैसा तैसा बनाकर, एक PRS करके कंपनी है, मैंने कहा यार उसने पैसे मुझे दे रखे थे, मैंने कहा इसका जुगाड़ हो जाएगा और मुझे पैसे वापस नहीं भेजने पड़ेंगे। मेरा लॉजिक यही था। देखो भगवान क्या करता है, मेरा लॉजिक यही था। मैंने कहा अपन को पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे, उसके पास गाना पहुंच जाएगा, वैसे भी अपने पास फालतू गाना पड़ा है। और देखो वो गाना उसके पास गया, रूह से गाई हुई चीज़ होती है वो आखिर असर करती है। उसके पास गाना गया, बंदे ने बढ़िया मेहनत करके उस गाने को मैंने वीडियो बना के उस गाने उसको दिया, चढ़ाया, ब्लॉकबस्टर
चारों तरफ। उस टाइम आज 2 साल हो गए मुझे, ऐसी कोई सत्संग नहीं है जहाँ मैंने हेली नहीं गाई हो। गंगानगर से लेकर मेवाड़ तक, वो सुना जाए। इधर जयपुर से लेकर उस पश्चिम उस प्रांत तक। तो उसमें वो मतलब जैसे लाइव में गाते हैं वैसे ही बीच में बातें बता रखी थी आपने, अर्थ बता रखे। हाँ, वो सबसे अच्छी लगी चीज लोगों को। जैसे गुजरात में कभी कभार गीता बहन वीडियो कॉलिंग करके दिखाते हैं कि देखो मेरे पिताजी आपके भजन सुन रहे हैं, फिर उन्होंने कई बार मुझे दिखाया। तो उसमें वो हिंदी में मैंने बताया लोगों को, ताकि अपने भजन को लोग सुन सके। 5 मिनट। उसके बाद फिर लीलन प्यारी लीलन प्यारी के बड़ा शानदार किस्सा है। बहुत शानदार किस्सा है। किस्सा ये है कि अजीत चौधरी जी ने पहली बार गाया इस लीलन को। हालांकि उस लड़के ने बहुत अच्छा लिखा, जो जिसकी चीज होती है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। सारी मेहनत उसकी थी, अपन ने तो ये कि उसने पकाया और अपने खाया, ये बात है। उस बंदे ने बहुत अच्छी मेहनत की, खुद भी बहुत अच्छा गाया था। मैं किसी का कभी क्रेडिट चुराता नहीं हूँ। मैं यहाँ से मैंने सुनना चालू किया, मेरे पास ब्रेजा कार थी, यहाँ से मैंने सुनना चालू किया, जोधपुर तक कंटिन्यू वो अजीत चौधरी का वो गाना सुनता हुआ गया, लीलन प्यारी जय जय जय। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कंटिन्यू सुना। मैंने कहा ये गाना चला नहीं है यार। मैंने अजीत चौधरी को रात को 2 बजे कॉल किया, परमेंद्र भैया साक्षी इस बात की, 2-3 बजे कॉल किया। मैंने कहा यार अजीत चौधरी यार तुमने इतना अच्छा गाना बनाया, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे अच्छा गा पाऊंगा, पर हाँ इस गाने को पब्लिक तक पहुंचा सकता हूँ, इतना मैं वादा करता हूँ यार तुमसे, तुम परमिशन दो तो मैं ये गाना गाऊँ। तो भाई था अपना, उसने कहा बिल्कुल आप गाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, गाओ ना, अच्छी बात है। मैंने गा लिया। तो मैं वापस आया तुरंत, 1-2 दिन में वापस आया, परमेंद्र भैया के पास बैठा। मैंने कहा परमेंद्र भैया वो गाना मैं गाऊंगा। तो इन्होंने कहा गाओ। तो हमने क्या किया, एक बीट लगाई, कहीं से म्यूजिक वो था वो मंगवाया, बीट लगाई और बीट पे गाया, लीलन प्यारी जय जय जय। उससे पहले हमको नहीं पता था कि इतना गाना हिट हो जाएगा, कि या फिर उस गाने का कोई असर पड़ेगा, या फिर हम इस गाने को गाने के बाद लॉन्च भी करेंगे, ये जरूरी नहीं था। वो मैंने थोड़ा सा गा के ऐसे भेजा, ऐसी क्रांति मची, मतलब चारों वायरल हो गई, छोटे चारों एक क्लिप वायरल हुई, चारों तरफ फोन आ रहे, गाना कब आएगा, गाना कब आएगा। फंस गया यार, गाना नहीं बनाया तू, या तो हम दूसरे के आपस में लड़ाई चल रही है, घर में चड्डे में बैठा वीडियो बना ली। हाँ, गाना नहीं बना अभी तक। तारीख दी, उस तारीख को लॉन्च नहीं हुआ, 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो गाना लॉन्च। लोगों ने उससे पहले उसी पार्ट लोगों ने बना के डाल दिए। फिर वो हमने 2-3 बार गाना डाला, सुरेश चौधरी ने उसको शूट किया, परमेंद्र भैया हम सब थे। तो उसका एक्सपेक्ट किया था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा वो? नहीं, उम्मीद तो थोड़ी उम्मीद लगा सकते हैं, बाकी ज्यादा नहीं। हाँ उम्मीद थी तभी तो बनाया अपने, पर ये नहीं है कि भाई हाँ हिट ही होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे सतरंगी लहरियो आज 200 मिलियन है, वो मैं जब गाने के लिए गया था तो मैं उसको गाने के लिए नहीं गया था, वहां तो कोई और गाने के लिए गया था। अच्छा। पर वो गा नहीं पा रहा, वो बेसुरा गा रहा था, वो गा नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा तू हट जा, मैं तेरे को बताता हूँ वैसे गा। तो मैंने उसको सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए वो पूरा गाना गाया। मैंने उसको बताने के लिए पूरा गाना गाया। सुरेश चौधरी ने बोला यार छोड़ सा, उसका तो बैठ नहीं रहा है, आपका सही लग रहा है, आप बोलो तो अपलोड कर दो। मैंने कहा कर दे भाई, और क्या। और वो क्या कर दे, वो तो हर गाने में चारों तरफ बाढ़ में, कहीं शादी में देखो सरर उड़े रे सतरंगी थारो ले। तो हरियाणा वालों से वहां से उनका नहीं आया कि हमारी कॉम्पोजिशन? मेरे पास नहीं, मेरे पास ऐसा किसी, उनके पास भी कोई स्ट्राइक? वो कंपनी का मैटर था, उधर चला। और फिर वो ऐसा बहुत वो भी चला गाना। फिर परमेन भैया का यहाँ पे बनाया, वो भी गाना चला, ऐसे खूब अनुभव रहा। तो ये लीलन प्यारी हो गया था। उसके बाद में लीलन प्यारी तो जब आकृति मिश्रा ने गाया तो वो और ज़्यादा चल गया। हाँ वो कंपोज ऐसी है, उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, आकृति मिश्रा का भी कुछ नहीं, बंदे ने सब अजीत का है, क्योंकि उस बंदे ने वाकई बहुत अच्छी कंपोज बनाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 साल बाद वापस कोई इसको गाएगा नए अंदाज में, वो हिट है। 10 साल बाद कोई वापस उस कंपोज, उसने दिल से गाई थी चीज़। वो ना तो कोई कंपोजर है, ना कोई बड़ा कोई लिरिक्स राइटर है। जब भी कोई चीज़ दिल से निकलती है ना, वो दूर तक जाती है। मैं तो कह रहा हूँ 20 साल बाद भी लीलन प्यारी का ऐसा गाना है, आज भूल जाओगे, 20 साल बाद कोई नया लड़का आएगा, नया बच्चा आएगा, वो गाएगा, आपको अच्छा लगेगा। बात तो सही। ऐसा गाना 2 मिनट धुरंधर होना जरूरी नहीं है, दिल से निकली दिल से निकली हुई चीज़ अच्छी थी। तो उसके बाद में समय की थोड़ी न जाएगा, उसके बाद में फिर मेजर हिट और कौन सा आया? मेरे श्याम बाबा का भजन गाने की बहुत पहले से इच्छा थी, और अभी पर मैं गाऊं क्या समझ में नहीं आ रहा था। पहला भजन मैंने 3 बाण के धारी गाया, 3 बाण के धारी 3 बाण चला, 2-4 कंपोजिशनों को तोड़ मरोड़ के ऐसा चला वो गाना। 2 महीनों में लगभग 10-12 मिलियन हो गया। तो श्याम बाबा की बड़ी कृपा है, और उसके बाद मस्त अच्छे चल रहे, बढ़िया चल रहा है। और लाइव शोज का तो ठीक बढ़िया ही मस्त चल रहा है उधर तो छोड़ता। लाइव को तो ऐसा है कि 3 बाण के धारी तक कहते ही पब्लिक खड़ी हो जाती है, और आज किस टाइम में पब्लिक बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार देती है। पब्लिक की तरफ से कोई कमी नहीं है, इतना प्यार देते हैं।
इतना प्यार देते हैं कि इनका एहसान हम जिंदगी में नहीं भूल सकते, रियल में इतना। मैं मेरे भाई जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना तो मैं उनको कहता हूँ कि यार क्या किया है अपन ने यार, जो इतना पब्लिक अपन से प्यार करती है, इतना मतलब लोग हाथ लगाते हैं, लोग कहते हैं कि फोटो लो हमारे पास हमारे साथ, जबकि मुझे ऐसा लगता है सर मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, पब्लिक इतना प्यार करती है। इतने मतलब लोग अच्छे हैं, इतने लोग निर्मल हैं कि आपको एक पल के लिए तो आपको भगवान बना देते हैं सही बात। कि यार कोई छोटे बच्चे आपको गुरु कह रहे हैं, मतलब अपने में योग्यता नहीं है। मैं इतना बड़ा कलाकार भी नहीं हूँ, इतना बड़ा सिंगर भी नहीं हूँ, ना मुझ में ऐसी कोई विशेषता है, फिर भी लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं। कभी कोई महिलाएं मिलती है, माताएं मिलती है, तो ऐसे प्यार देकर, अभी आपने वीडियो देखा होगा 2-4 दिन पहले, वो शिखर गया तो माता जी कह रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया बेटो जने हुए, तो मतलब वो बहुत अच्छा लगता है। वो ब्लेस्ड हैं आप, मतलब भगवान का वो आशीर्वाद उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो जनता तो आपको इतना प्यार करती है कि आपके व्लॉग्स भी देखना चाहती है। मैं खुद भी सोचता हूँ कि समय नहीं मिलता, मैं बनाना BTS चाहता की हूँ। मस्ती आए वहाँ पे, हाँ, गिम्बल वगैरह भी आपने परचेज करे, तो कहीं व्लॉग में बता रखा था, तो काम क्यों नहीं ले रहे हो? समय नहीं मिलता हमको बनाने। अच्छा, तो मेरे पास जो सवाल ये थे इन चीज़ों के लिए परमेन भाई भड़काते हैं मुझे फालतू, ये सारा फालतू खर्चा करवाते हैं ना, वही करवाते हैं। अच्छा, तो फिर भी काम तो आता ही है। काम तो कुछ भी नहीं आया, बस खर्चा हुआ, 3 लाख का कैमरा दिलवा दिया, वो पिछले 1 साल से कोई काम नहीं आया, और भी बहुत फालतू बहुत खर्चा कर रहे हैं। 3 लाख का कैमरा? हाँ, ओहो। और लक्ष्य राज का वो सॉन्ग जो आपने बनाया, उसका जिक्र आपने किया नहीं है, आपकी गलती है। मेरी गलती है, पर वापस वही तो मैंने देख लिया ना। वो कैसे मतलब हुआ था सारा कुछ? एक दिन मैसेज आता है मेरे पास वहाँ से, पहले से, हम्म, तो फिर मैं उनसे मिलने जाता हूँ, हम्म, उनकी वो बात मैं सुनता हूँ, हम्म, तो उनके पास जब मैं बैठता हूँ ना, हम्म, तो मुझे वो बड़े बहुत अच्छे व्यक्ति लगे। एक पहली बार राजा के पास जाते हैं तो मुझे ऐसा लगा यार राजा है, क्या पता मुझे नीचे बिठाएगा, मेरे साथ कैसा मतलब करेगा। मैं वो राजमहल में जा रहा हूँ, और राजमहल जो भी उदयपुर मेवाड़ राजघराना, तो मैं सोचा मैं जाऊँगा तो यार वो मुझे नीचे बिठाएगा या मुझसे बात नहीं करेगा, को मिलने आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा यार दिक्कत तो बड़ी है। मैं जब गया ना उस बंदे के सामने, रियल में कहना चाहिए, उनके सामने मैं गया तो उन्होंने मुझे सीधा पहले तो गले लगाया, बड़े बड़े प्यार से मुझे बात की। मुझे ये फर्क महसूस नहीं होने दिया कि तुम प्रजा हो और मैं राजा हूँ। उन्होंने मुझे ये फर्क महसूस नहीं दिया कि तुम गरीब हो मैं अमीर हूँ। उन्होंने ये फर्क नहीं महसूस दिया कि तुम छोटे और मैं बड़ा, ये फर्क नहीं। मुझे ऐसा लगा मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार योग्य है। उससे पहले मैं योग्य इंसान के लिए गाता था, ढूंढा था मैं ऐसा कोई इंसान। मैंने जब उनको देखा, उनसे मिला 1-2 बार, उन्होंने मेरे खाना पीना रोना होटल में रहने की व्यवस्था की, बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगा यार ये योग्य है, इनके लिए गाना चाहिए। फिर उनके लिए मैंने गाया। तो आपको सच्चे अनुभव बताता हूँ, ये वैसे परमेन भाई को बहुत लेट हो रहा है, मैं आपको बताऊँ, मैं जब गाना, हम बड़े भाव से मैंने और परमेन भाई ने बनाया वो गाना, बहुत शानदार गाना बनाया, और लिखा भी बहुत, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब अच्छा लिखा, जिसने लिखा भगवती ने लिखा, उसने अच्छा लिखा। तो मैं उनके पास गाना बना के लेके गया, उन्होंने कहा सुनाने के लिए आओ। मेरा भी शौक था, पर वापस दूसरी बार पहले से जाने को मिलेगा, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उनको गाना सुनाया, तो पहली बार उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा छोटा सा यार गाना समझ में नहीं आया, ये गाना नहीं, मुझे थोड़ा तड़क भड़क गाना चाहिए। अच्छा। उन्होंने मुझे ये कहा, तो मैंने उस वक्त तो अब राजा से क्या कहा है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, उनके खास हैं कुणाल सिंह जी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा साहब देखो ये राजा के लिए परफेक्ट गाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इससे बढ़कर मैं गा भी नहीं पाऊंगा, पर आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूँ, आप इसको लॉन्च करो, आपको फर्क महसूस नहीं हो तो आप मुझसे बात करना, फिर अपन दूसरा बनाएंगे, एक बार इसको लॉन्च कर दो। तो लक्ष्य सिंह जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा करते हैं, अपन नवरात्र को एकम को अपने ऐसा कुछ 13 तारीख थी उस दिन अपन लॉन्च कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। वो एकम को जैसे उन्होंने लॉन्च किया ना, फिर उनके पास जो कॉल आए, पब्लिक का रिस्पॉन्स आया, वो बहुत खुश हुए। मैंने कहा मैंने सोचा नहीं था ये गाना इतना हिट हो जाएगा, और जबरदस्त हिट हुआ वो गाना, जबरदस्त। सही, आपका आज वो हर सत्संग में गाना पड़ता है। सही है, वो भजन नहीं है फिर भी गाना पड़ता है, वो भजन नहीं फिर भी गाना है। कल बीकानेर की सत्संग थी, हाँ। लक्ष्य राज अटल है, लक्ष्य राज अटल, लक्ष्य राज, कहीं ना कहीं मोटिवेशनल सॉन्ग है, बहुत मोटिवेशन। आज हर राजनेता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सब यूज कर रहे हैं सारे उस गाने में। तो छोटा सा बॉलीवुड के लोग आपके, अब एंड स्क्रिप्ट कर दो, 50 मिनट का हो गया। एक सवाल रह गया, बॉलीवुड के लोग आपके फैन कैसे, ऋचा शर्मा हो चाहे सलीम मर्चेंट हो, उसके अलावा भी लोग, ये तो बता रही यार, ये तो कोई चमत्कार ही है। कैसे आपको ढूंढा कहाँ ये से? आपने बढ़िया सवाल पूछा, ये तो कोई चमत्कार ही है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा गाता हूँ जो मुझे वो सुने, पर फिर भी उनके पास मेरे गाने कैसे पहुंच जाते हैं। जैसे जावेद अली जी मुझे फॉलो कर रहे हैं अच्छा, इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने कहा कि मैं आपके गाने सुनता हूँ। मैंने कहा मेरा दिमाग चकरा गया यार, आप मेरे गाने सुनते हो, ऐसा क्या कब गा लिया मैंने। फिर मेरे पास ऋचा जी मुझे फॉलो करे,
उन्होंने मुझे सामने से कहा कि अपन साथ में गाना करते हैं। मैंने कहा यार इतना अच्छा तो मैं गाता नहीं हूँ यार, फिर भी ये कोई आपके ऊपर भगवती की कोई विश्वास कृपा होती तो ही होती है। और गाने वाले भी बहुत बैठे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा गाता हूँ या फिर मैंने कोई सेलिब्रिटी हूँ, ये नहीं, उनसे जो बड़ा मैं थोड़ी सेलिब्रिटी हूँ। फिर भी उन्होंने सामने से कहा ये चीज़। फिर एक दिन मेरे पास सलीम मर्चेंट जी का मैसेज आता है ये होली का कि song। मुझे आपके साथ गाना करना है। मैंने कहा ये तो कोई चमत्कार ही है भाई। प्रोग्राम में जा रहा था, मैंने पूरा टाइम निकाल कर उनसे बात करी। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, सब चीज़ मैं करूँगा, गाना वाना बनाना रिकॉर्डिंग मैं करूँगा। उस बंदे की भी अच्छी एक बात है कि सलीम जी खुद यहाँ चला के आए, वो गाना बनने के बाद बहुत खुश हुए। और नो डाउट परमेन भैया ने बॉलीवुड के लायक उसका म्यूजिक दिया, खूब मेहनत की हमने, क्योंकि हमारा पहला था। मैंने कहा यार अपन बॉलीवुड में जा रहे हैं, परमेन भैया करो। उसने बड़ा दिल लगा के किया और बहुत अच्छा गाना किया, उनको बहुत पसंद आया। और वो रात को फ्लाइट पकड़ के परमेन भैया के स्टूडियो आए, हम वहाँ पे बैठे तो वो आए क्या, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, भले कैसा ही हुआ, आपने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है और इसमें आपने इतनी अच्छी क्वालिटी निकाली है। तो अगर आप हमारे पास होते या हमारे उन इक्विपमेंट से काम करते, पता नहीं क्या आग लगा देते। वो गाना भी बहुत अच्छा, 1-2 मिलियन वो गाना चला, बढ़िया अनुभव रहा। सही है। तो काफ़ी जर्नी की बात कर ली, थोड़ी सी जल्दी थी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मस्त लगा। बहुत अच्छा। सही है। आज पहली बार मैंने अपना इंटरव्यू इतना किसी को दिया है, पहली बार मेरे पुराने इंटरव्यूज देखे हैं पर उसमें खुल नहीं पाए थे आप। नहीं, कोई पूछता भी नहीं है ऐसे, तो इतना फ्रेंकली कोई पूछता भी नहीं। तो मेरे को तो काफी मस्त लगा, आपको भी अच्छा लगा, मैं बार बार नहीं पूछूंगा। और इनको बोलोगे यार सब्सक्राइब करो, इतनी बड़ी बातें करते हैं सब्सक्राइब यार। करो यार, पहली बार मैंने कसम से पूरी बात पहली बार किसी को बताई है। 50 मिनट की वीडियो है, पहली बार भूख भी लगी मुझे जबरदस्ती, आप सब्सक्राइब करो तो मैं खाना खाने जाऊंगा। हाँ, भूखे हैं फिर भी इनको अच्छा लग रहा है तो मतलब और भी आर्टिस्ट को अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब कर लो। लोग सब्सक्राइबर्स देख के भी आते हैं, कंटेंट भी लगी। नहीं बहुत अच्छा। क्या लोग क्या किया, कभी कभार जागरण में पूछ लेते हैं आपने क्या किया, 5 मिनट का टाइम मिलता है, आज 1 घंटे का टाइम मिला। मैंने अपने जीवन की सारी अनुभव, जो लोग जुड़े हुए थे वो, और बहुत सारे लोग छूटे भी होंगे ऐसे नहीं, पर जो थे वो मैंने सब चीज़ें। छोटे हैं तो अपन 2-4 महीने बाद, साल भर बाद और कर लेंगे ये बातें। तो साल भर का कोई भरोसा थोड़ी है भाई, साल भर मिलेंगे मिलने योग्य रहेंगे नहीं, वो बात अलग है। बॉलीवुड में चले जाओगे तो फिर ये है। नहीं बॉलीवुड की तो जरूरत नहीं है, जाने की जगह बहुत है, जाने की जगह बहुत है, इंसान कब कहाँ चला जाए उसका कुछ नहीं कह सकते। ठीक है सर। अभी आपके सामने है, कल ना रहे वो, चल थोड़ी। मैं वर्तमान में जीता हूँ। अच्छा ठीक है। राम राम।